प्रयागराज में यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। परीक्षा में हुए बदलाव के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आयोग के अंदर जाने की मांग अभ्यर्थी करते हुए नजर आए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया। हजारों की संख्या में आयोग दफ्तर के बाहर ये अभ्यर्थी एकत्रित हुए और जमकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। तो परीक्षा में हुए बदलाव के विरोध में अभ्यर्थियों का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आयोग के अंदर जाने की मांग ये अभ्यर्थी करते हुए नजर आए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हजारों की संख्या में आयोग दफ्तर के बाहर अभ्यर्थी जमा हुए। बड़ी खबर, तो आयोग के अंदर जाने की मांग अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों का यह जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो इस सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन, जहां पुलिस बल भी मौजूद है। अभ्यर्थियों को रोकने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। बैरिकेडिंग कर अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आयोग के अंदर जाने की मांग ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। परीक्षा में हुए बदलाव को लेकर अभ्यर्थियों के बीच आक्रोश है और उसी को लेकर जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अभ्यर्थियों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। आयोग के अंदर जाने की मांग भी अभ्यर्थी कर रहे हैं और भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। जी बिल्कुल साहिल, आपको बता दें कि काफी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो लोक सेवा आयोग के गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं और वो अंदर जाने की मांग कर रहे हैं। और अगर उनकी मांगों की बात करें तो ये जो परीक्षा है, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो है 11 फरवरी 2023 को कराई गई थी, जिसके बाद से ये परीक्षा जो है नकल को लेकर के विवादों में रही। परीक्षा को निरस्त करना पड़ा और अब जो आयोग है उसके द्वारा 2 तारीख जो है वो दी गई है। दिसंबर में परीक्षा कराए जाने का तारीख जो है वो निकाला गया है और उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अभ्यर्थी जो है वो नाराज हैं और ये परीक्षा तो है दो दिवस में कराया जा रहा है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि ये फिर से नकल को लेकर के फिर से परीक्षा जो है वो पटरे में पड़ सकती है। इसको लेकर के उनका कहना है कि एक बार में परीक्षा को जो है वो संपन्न कराया जाए। और अगर बात करें तो यहाँ पर हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो लगभग हर राज्य से आए हैं, कई राज्यों से, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग जो परीक्षा आयोजित कराती है तो कई अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जो है वो भी परीक्षा में शामिल होते हैं। तो ऐसे में वो भी अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनकी यही मांग है कि उनको लोक सेवा आयोग के अंदर जाने दिया जाए। अधिकारी उनको पुख्ता जो जानकारी है वो मुहैया कराए कि परीक्षा एक दिन में कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी, नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इन्हीं सबको लेकर के उनकी मांग जो है वो की जा रही है। हालांकि अगर बात करें तो प्रयागराज पुलिस प्रशासन इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर है। पहले से ये आंदोलन का जो है आह्वान किया गया था, जिसको लेकर के बैरिकेड और प्रयास। अमित आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। शिक्षक आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए। आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष जी, जिस तरीके से अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है, परीक्षा में जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर आक्रोशित यहां पर ये जो अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं और पुलिस जो है वो अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश करती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार आयोग के अंदर जाने की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए साहिल जी, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि कुछ विद्यार्थियों को जो है अंदर जाने की इजाजत मिल गई है, उनको एंट्री दे दी गई है। हाँ। तो ये एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार को जो है जो स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डिसीजन जो है वो एक तरफा नहीं चाहिए। अगर मैं एक टीचर के तौर पर बात करूं तो हम लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं जी कि 1990 के पहले एक तरह की सरकार होती थी और 1990 के बाद दूसरी तरीके की सरकार है। 90 के पहले की सरकार जो होती थी वो कहीं इंस्पेक्टर राज होता था कि यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती थी कि आपके लिए क्या अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे स्मार्ट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया, स्मार्ट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में ये जरूरी है कि आप स्टेक होल्डर्स से बात करने के बाद ही कोई निर्णय लें। अब जिस तरह का जो है नॉर्मलाइजेशन का ये जो इन्होंने प्रोसेस लाया, इसमें 2 गड़बड़ी की। पहली गड़बड़ी इन्होंने ये किया कि पहले आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन को जारी करने के बाद आप उसकी प्रक्रिया में बदलाव करना चाहते हैं। यह कानूनी रूप से गलत है और सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिनों पहले अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग को इसके लिए कड़ी फटकार लगाई थी और ये बोला था कि एक बार जब आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया
तो भर्ती प्रक्रिया के दौरान आप किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो पहला तो ये सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन का खुल्ला उल्लंघन है। दूसरा, ये जो स्मार्ट गवर्नेंस की आज की तारीख में चर्चा की जाती है, ये उसका भी जो है विरोध है, क्योंकि स्मार्ट गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरालिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड सिंप्लिसिटी, ये 5 चीजों से मिलकर के बनती है। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो जो संघ लोक सेवा आयोग अपनाता है तमाम ऑप्शनल पेपर्स के लिए लेकर के, आज तक वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया है कि वो नॉर्मलाइजेशन को जो है किस तरह से लेकर के चल रहा है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ये संभव है कि अच्छा कैंडिडेट वो बाहर हो जाए और जिसने कम स्कोर किया या बुरा स्कोर किया है वो अंदर हो जाए, और ऐसा होता रहा है। मेंस में ऑप्शनल पेपर्स को लेकर के ये पहले भी किया जाता रहा है। तो जिस प्रक्रिया के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेंस में ऑप्शनल पेपर्स को हटाया, वही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब इसको जो है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में लेकर के आ रहा है। तो ये तो मतलब बिल्कुल तानाशाही हो गई और मूर्खता की हद हो गई। ये मोहम्मद बिन तुगलक होने की जो है राह पर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चल दिया कि हम चाहे जो करेंगे, मेरी मर्जी। तो आशीष जी, जिस तरीके से आप ये पूरी टेक्निकलिटी हमें समझा रहे हैं, इससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि जो अभ्यर्थी हैं उनका रोष और उनका आक्रोश यहाँ पर स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसके बाद उनके पास इसके अलावा और कोई चारा यहाँ पर बचा ही नहीं है। लगातार वो आयोग से बात करने की कोशिश भी यहाँ पर कर रहे थे, और अभी हमने तस्वीरें देखी कि लाठीचार्ज भी यहाँ पर अभ्यर्थियों पर किया गया है। इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो लाठी चार्ज करना पूरी तरह से गलत है। वो जनता है और जनता इस प्रजातंत्र में मालिक है, और जो डीएम है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, वो इनके टैक्स के पल पर पलने वाले परजीवी लोग हैं। ये पब्लिक सर्वेंट है, जिसमें 2 शब्द से बना है, एक पब्लिक और दूसरा सर्वेंट। सर्वेंट अपने मालिक के ऊपर लाठीचार्ज कैसे करा सकता है? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है निकल करके छात्रों के बीच में आते, डीएम जाए छात्रों के बीच में कि माई बाप जो है बताइए क्या गलती हो गई है। इस प्रजातंत्र में स्टेक होल्डर से बात नहीं होगी, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाएगा। ये कहाँ की जो है सच्चाई है। और जहां तक छात्रों की बात है, साहिल जी, मैं इन छात्रों का दर्द आपको समझाऊं कि मैं 1996 में मैं इस तरह की तैयारी से जुड़ा हुआ था, और आज जो है 2024 में हम लोग बैठे हुए हैं। 28 साल का मेरा अनुभव है। इलाहाबाद में इन बच्चों के घर में अगर रिश्तेदार भी पहुंच जाए इनके कमरों पर, तो ये मुंह चुरा लेते हैं कि हमको बात नहीं करनी है, अपना 1 सेकंड भी जाया नहीं करना चाहते। इसमें से ज्यादातर सीरियस स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। और आज अगर वो पूरी तरह से सड़कों पर उतरे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जिंदगी में इनके कितना बड़ा खिलवाड़ किया होगा, कितना इनको रोष होगा कि जो अपना 1 सेकंड 1 घंटा नहीं बर्बाद करते हैं। ये बच्चे, मैं आपको बताऊं साहिल जी, कि ये इलाहाबाद में ये ज्यादातर खाने में अपने हॉस्टल में दाल चावल बनाते हैं, और उसको जो है ये अखबार पर, पुराने दिनों के अखबार पर रख करके खाते हैं कि बर्तन धुलने से बच जाएंगे। एक ही बर्तन में दाल चावल ये बना करके खा लेते हैं। और आज ये पूरे दिन से सड़क पर है। किस तरह से किसी पुलिस वालों ने, मैं ये सवाल उठाता हूं, ये लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी कदम है कि इन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाए, जिनके पैसे पर अधिकारियों का घर चलता है, उनके बीवी बच्चे पलते हैं, अपने ही मालिकों के ऊपर वो उठा देंगे। कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष आज कहां है? क्यों मुंह चुरा करके बैठा हुआ है? वो आवे और इन छात्रों के सवालों का जवाब दे। वो बतावे कि क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अवहेलना की गई है। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बारे में बात हो रही है, स्मार्ट गवर्नेंस की जो है मांग को लेकर के, ये छात्र देश के सबसे पढ़े लिखे युवा हैं। ये मात्र 12% भारत के नागरिक, साहिल जी, मात्र 12% भारत के युवा जो है ग्रेजुएट्स हैं, और ये पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं। ये सालों साल बैठ करके तैयारी करते हैं लाठियां खाने के लिए, और ये कौन इनके ऊपर लाठियां चलवाने वाला है? इन्हीं के टैक्स से पलने वाले। बहुत सरासर गलत है। अगर इस तरह से कोई भी कदम उठाया जाता है तो यह पूरी तरह से संविधान विरोधी कदम है। बिल्कुल। और आशीष जी, जो तमाम बातें आपने यहाँ पर बताई हैं, हमें कई सारी अनियमितताएं हैं जिसको लेकर छात्रों में और जो अभ्यर्थी हैं इनमें रोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब ये अनियमितताएं काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं, तो क्यों उसको लेकर किसी तरह का कोई संज्ञान यहाँ पर नहीं लिया गया? क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना यहाँ पर हुई? ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब ये अभ्यर्थी भी चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि अपनी पढ़ाई लिखाई, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे छोड़कर ये आज सड़कों पर उतरने को मजबूर
मजबूर हो गए हैं, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, और जिस तरीके से ये छात्र अपनी मांगों को यहाँ पर सिर्फ आयोग के पास तक पहुँचाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें आयोग तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। हालांकि अभी जैसा कि आपने जानकारी दी कि कुछ छात्रों को यहाँ पर आयोग से मिलने की अनुमति यहाँ पर दे दी गई है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि कोई सकारात्मक पहलू यहाँ पर निकल कर सामने आए और उसके बाद जो ये प्रदर्शन है अभ्यर्थियों का वो खत्म हो। बिल्कुल, हम लोग यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए, अधिकारियों को सद्बुद्धि आवे। ये देश के सबसे अच्छे मानव संसाधन हैं, ये कल को सत्ता संभालने वाले हैं, इनके आज नहीं होने चाहिए, इनके पांव पखारना चाहिए था हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को। इनके ऊपर लाठियां चार्ज करना बहुत गलत है। और जहां तक आपको मैं बात बताऊं कि ये जो एग्जामिनेशंस जिसकी ये मांग कर रहे हैं, ये पिछले 9 महीने से इसका एग्जाम टाला जा रहा है, और टालते टालते जब इनके पास और नहीं टाल सकते थे ये, तो इन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया बीच में ला करके फंसा दी है कि जिसकी वजह से कल ये कोर्ट में चैलेंज होगा ही होगा, और अगले 5 साल तक इस भर्ती का कुछ नहीं होगा। बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में रोजगार के मुद्दे पर काफी मुंह की खानी पड़ी थी, और वही अब फिर से वो कह तो रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम भर्तियां निकाल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा और देता हूं कि जब पिछली बार ये मोदी जी की सरकार थी, मोदी 2.0, तो उस समय जितेंद्र जी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री के पद पर थे, उन्होंने एक आंकड़ा संसद के सामने लोकसभा में रखा, ये रिटन डेटा है कि आज से 5-6 साल पहले इस देश में केवल आईएएस के 5000 पद खाली थे, और उन आईएएस के पद अभी भी हर साल जो भर्ती की जा रही है वो मात्र 100 से 125 की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर अधिकारियों की कमी, और 5 साल में आप मान लीजिए कि 500 अधिकारी और रिटायर हो गए होंगे, तो वो अधिकारियों के बगैर ये देश चल कैसे रहा है। तो रोजगार की कमी नहीं है, सरकार जानबूझ करके इन चीजों को अटका रही है, युवाओं को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, जो कि राष्ट्र के लिए कतई अच्छा नहीं है, समाज के लिए कतई अच्छा नहीं है। बिल्कुल आशीष जी, सरकारों का जो हो वो हो, लेकिन जो हमारे देश का भविष्य है वो इस वक्त सड़कों पर हैं, और जिस तरीके से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और मांगे भी वो जो जायज़ है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, और जिस तरीके से हमने देखा कि कई तरह की अनियमितताएं हैं जो इन बच्चों के भविष्य को लेकर यहाँ पर उनके लिए एक बाधा यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है शायद कि जो देश का भविष्य है वो आज सड़कों पर उतरा हुआ है। आयोग से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष यहाँ पर इन बच्चों को करना पड़ रहा है, इन अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। एक लंबी तैयारी की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद वो एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन इस वक्त स्थितियां इतनी गंभीर यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि अपनी परीक्षाओं में हुए बदलाव को लेकर ये छात्र जो हैं वो सड़कों पर हैं, पुलिस की लाठियां यहाँ पर खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश का भविष्य किस ओर जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन गया है। एक शिक्षक के तौर पर आप क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि आप बच्चों का भविष्य को संवारते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें तमाम चीज़ें यहाँ पर सिखाते हैं, लेकिन जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को देखकर आपको भी कहीं एक गम का भाव आपके अंदर भी ज़रूर यहाँ पर आ ही रहा होगा। इनमें से ज्यादातर बच्चे वैसे हैं साहिल जी, जो कि मेरी क्लास में बैठते हैं, उनका अगर एक दिन बर्बाद हो जाता है, मैं एक टीचर के तौर पर मैं इनकी काउंसलिंग भी करता हूं, हम सभी टीचर्स काउंसलिंग भी करते हैं बच्चों का, ये अपनी एक एक सेकंड के लिए मरते हैं। अगर इनका किसी दिन कुछ बर्बाद हो गया, कहीं इमोशनली इनको कुछ दिक्कत हो जाती है, तो इनके हाथ पांव कांपते हैं, इनके हाथ पांव जो है ठंडे पड़ने लगते हैं। आप देख रहे होंगे केवल पिछले साल आधिकारिक तौर पर 11 बच्चों ने जो है परीक्षा में फेल होने की वजह से उन्होंने सुसाइड किया, अकेले इस प्रयागराज में, जहां पर कि आज ये प्रदर्शन चल रहा है। आप कोटा, लखनऊ, दिल्ली, मुखर्जी नगर, तमाम जगहों पर देख लीजिए, यही बच्चे थे जो कि दिल्ली में जो है कभी आग लग जा रही है तो झुलस करके मर जा रहे हैं, कभी पानी भर जा रहा है तो उसमें डूब करके मर जा रहे हैं, तो कहीं पर ये बिना खाए मर जा रहे हैं। इनके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है, और कौन सी संवेदना, मैं केवल सरकार के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, मैं समाज के ऊपर भी उठा रहा हूं कि कौन सी संवेदना हमारे सरकार और हमारे समाजों में बची हुई है। ये बच्चे जो है भेड़ बकरी की मौत मर रहे हैं, गाय के कटने पर सवाल उठाना चाहिए। अच्छी चीज है कि गाय हमारी माता है और उनके जो है कटने पर प्रश्न उठना चाहिए, लेकिन इन बच्चों की मौत हो रही है और कहीं पर कोई भी संवेदना नहीं शो की जा रही है। मैं आपको एक बात और बताता हूं कि कुछ साल पहले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डीन ने ये बोला था कि अगर
भारत में जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, वो साल भर की तैयारी के बाद अगर कैलिफोर्निया या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो है वो आना चाहें, तो उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि दुनिया में इससे ज्यादा कठिन कोई परीक्षा नहीं है। जी जी। अगर आप किसी भी एक स्तर पर फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से शुरू करना होता है। और ये भी हुआ है कि किसी ने अगर इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया है, उसकी रैंक अच्छी नहीं रही है, अगली बार उसने फिर एग्जाम दिया तो वो जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाता है। ये इतना टफ एग्जामिनेशन है, 10 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं और सक्सेस रेशियो जो है वो 0.07% है। हाँ। और अधिकारियों की मनमानेपन के कारण, सरकारों की संवेदनहीनता के कारण ये पद खाली पड़े हुए हैं, एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे झुलस करके मर रहे हैं, बच्चे पानी भर जा रहा मर जा रहे हैं। एसएससी के एग्जामिनेशंस को लेकर के आज से 2017-18 में आंदोलन हुआ था, तब लाठियां चली थी और 50 स्टूडेंट्स के सर तोड़ दिए गए थे, पैर तोड़ दिए गए थे, और आज वही घटना फिर से प्रयागराज में दोहराई जा रही है। मेरी सरकार और समाज दोनों से ये अपील है कि ये बच्चे हमारे और आपके भी घर के बच्चे हैं। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे अपने भी हैं जी, जो सुबह प्रणाम करके गए हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ एक छात्र के टीचर होने के नाते कि आप इन्हें बचाइए, इनकी बातें सुनिए, संवेदनशील बनिए। आज जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, कल वो भी छात्र थे। आज आपको नौकरी मिल गई तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मानवता को भूल जाएं, अपने संघर्ष को भूल जाएं। जी आशीष जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि सवाल यहाँ पर देश के भविष्य का है, और जो भविष्य इस कदर इस वक्त निराश नजर आ रहा है कि उन्हें अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पुलिस की लाठियां खाते हुए ये जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक शिक्षक के तौर पर जो अपील आप कर सकते थे आपने यहाँ पर की, हमें तमाम टेक्निकलिटी आपने यहाँ पर समझाई, साथ ही साथ जो अनियमितताएं हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की कार्य प्रणाली के साथ साथ हमारे समाज के ऊपर भी सवालिया निशान यहाँ पर खड़ी करती हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। और हम सबको समझना पड़ेगा क्योंकि ये देश का भविष्य है, और इस भविष्य को लेकर ही तमाम बड़े बड़े आयोजनों में जो तमाम बड़े नेता हैं वो वादे करते हुए नजर आते हैं, इस भविष्य को सुधारने की बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बेहद निराश करने वाली तस्वीरें, क्योंकि ये स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर और अपनी परीक्षाओं को लेकर, कोई ऐसी मांग नहीं है जो कि गैर जिम्मेदाराना मांग हो। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए ये स्टूडेंट्स यहाँ पर तख्तियां लेकर सड़कों पर हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, और बहुत ही निराशाजनक तस्वीरें यहाँ पर हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। साहिल जी, 1 मिनट का मौका अगर आप मुझे देंगे तो मैं आपको जल्दी जरा से, जो समय है इस थोड़ा सा कम। नॉर्मलाइजेशन, मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन हो कैसे रहा। मान लीजिए कि पेपर 2 दिनों में हो रहा है, जी। तो पहले दिन का जो स्कोर डिसाइड होगा वो कैसे होगा कि जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा स्कोर किया उसको जो है डिवाइड किया जाएगा उसके स्कोर को, कि उस दिन कितने बच्चों ने वो एग्जाम दिया है, और जो भागफल आएगा उसको 1000 से गुणा करके एवरेज ले लिया जाएगा। और दूसरे दिन फिर यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मान लीजिए कि पहले दिन किसी बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया, 200 में से उसने 110 किया, और उस दिन जो है परीक्षा में बहुत सारे बच्चे आ गए, तो उसका स्कोर तो डाउन हो जाएगा। अगले दिन किसी बच्चे ने जो है मान लीजिए कि 100 ही नंबर लाया, लेकिन उस दिन जो है बच्चों की संख्या जो है आधी रह गई, तो उसका स्कोर तो बहुत अधिक चला जाएगा। तो उस बच्चे का क्या दोष कि कितने बच्चे आए और कितने नहीं आए। बिल्कुल। और पूरे के पूरे हरियाणा में अगर एक साथ चुनाव कराया जा सकता है, तो इन बच्चों का जो है एग्जाम क्यों नहीं कराया जा सकता है? बिल्कुल। तो ये बहुत गलत हो रहा है, और किसी तरीके से ये तार्किक प्रक्रिया नहीं है। चलिए आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में आपने साथ निभाया, तमाम चीज़ें हमारे सामने यहाँ पर आपने रखी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।